पाकिस्तान से वाकई में नफरत करते हैं राहुल गांधी और सबक सिखाना चाहते हैं, तो फिर बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाला तो नेहरू, उनका नाना अब्बू। करिए, आपका पॉकेट वोट है, आप उसके बिना आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी कश्ती डूब जाएगी, आपका नामो निशान मिट जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलना चाहिए या इंदिरा गांधी के तोड़े मरोड़े हुए संविधान से चलना चाहिए? राहुल गांधी एक बेहुदा बदतमीज बच्चों की तरह देश के प्रधानमंत्री को डिफेम और मलाइन करते चले जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये मात्र एक सरकार तो आई है जो घर में घुस के मार रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से संवैधानिक गरिमा को तोड़ते मरोड़ते दिख रहे हैं। एक गली कूचे के जो हमारे मदरसा छाप गटर छाप जो बच्चे होते हैं, जो अभद्र शब्दावलियों को बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपनी बत्तीसी दिखाते हुए करते हैं, ठीक वैसे ही दिख रहे हैं। जैसे मदरसा छाप लुंगी छाप बच्चों को नहीं पता होता है कि राष्ट्रपति का नाम क्या है और राष्ट्रपति से बात करने की या उनका नाम लेने के आगे ऑनरेबल लगा करके एक शब्दों की गरिमा को रखा जाता है, वैसे ही हमारे राहुल अंकल को भी नहीं पता है कि गरिमा होती क्या है। ठीक वैसे ही दिख रहे हैं जैसे एक मुसलमान मेरे ट्वीट करने पर गालियां परोसता है मुझे, और मेरे न्यूड पिक्चर्स मॉर्व करके मेरे चेहरे को लगा करके और नीचे किसी और की न्यूड पिक्चर लगा करके सब जगह वायरल करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही राहुल गांधी एक बेहुदा बदतमीज बच्चों की तरह देश के प्रधानमंत्री को डिफेम और मलाइन करते चले जा रहे हैं। पर कभी कभी डिफेम और मलाइन के चक्कर में उनको देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के हाथ जोड़ के माफी भी मांगनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा प्रेस मीडिया भी उनसे सवाल पूछ लेता है कि कभी आप कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 3 बार एयर स्ट्राइक हुआ, आपके ही कांग्रेस के नेता कह देते हैं 6 बार एयर स्ट्राइक हुआ। जब हम तथ्य मांगते हैं और सत्य मांगते हैं तो आप उस बात को घुमा देते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना के प्रवक्ता होते हुए भी कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने देखा कि राहुल गांधी एकदम प्रो पाकिस्तानी प्रवक्ता दिखाई दे रहे थे, और गाये बगाए हम उनको देखते हैं कि वो चाइना के ड्रोन वगैरह का भी ऐड करते हुए नजर आते हैं। तो कह रहे थे पाकिस्तान को सबक सिखाओ, प्रधानमंत्री सिखा नहीं पाए, उनकी दादी ने सिखाया था, तोड़ दिया था पाकिस्तान, वो तो ये कह रहे हैं। तो फिर शिमला समझौता में दादी ने भुट्टो परिवार से हाथ क्यों मिला लिया था? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी, या इंदिरा जी का ऐसा कौन सा राज जो है वो भुट्टो परिवार जान गया था, जो 71 की जंग में कई ऐसे इलाके और एरिया भारत में आ चुके थे और उसके बाद फिर उन्होंने शिमला समझौता करके वो रिटर्न कर दिया? कुछ राज पता चल गया था क्या भुट्टो परिवार को? और फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये मात्र एक सरकार तो आई है जो घर में घुस के मार रही है। ये मात्र एक सरकार भाजपा की तो आई है, और एक मात्र एक प्रधानमंत्री जो तो आया है जो वाकई में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त करने की हिम्मत रखता है। अदरवाइज कांग्रेस के नेतृत्व में तो हमने ऐसे भी नेता देखे हैं और ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जो टेररिस्ट यासीन मलिक के साथ दस्तरखान शेयर किया करते थे, तो ऐसे भी देखे हैं। वाकई में पाकिस्तान को मतलब सबक सिखाने की बात राहुल गांधी ने की है, पर क्या वो इसको मीन भी करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाला तो नेहरू, उनका नाना अब्बू, और फिर दूसरा एक पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल करके उसको भी इस्लामिक देश बनवाना, ये उनकी दादी अम्मी ने किया था। अब पाकिस्तान से वाकई में नफरत करते हैं राहुल गांधी और सबक सिखाना चाहते हैं, तो फिर बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो तो बाबर फाबर के नाम से ही हैं, बाबर, अकबर, तैमूर, मोहम्मद गौरी के नाम से। गौरी है, शाहीन है, वो तमाम चीज़ है उनका। लेकिन राहुल गांधी या उनकी पार्टी की तरफ से कहा भी गया था कि भाई कितने हमारे राफेल गिरे भी हैं, क्या वो भी डिटेल मांगी थी? भारत के नागरिक होने के नाते मैं भी पूछना चाहती हूँ कि यासीन मलिक ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कौन से सीडीज दिया था जब डिनर पर आया था इनविटेशन पर, और तंदूरी खाए थे मनमोहन सिंह जी और शीर कोरमा खाए थे, उसमें गाय का भी कबाब था क्या?
या सिर्फ चिकन और मटन ही था। मैं भी पूछना चाहती हूँ, इस देश की नागरिक मैं भी हूँ, वो अगर रफाइल की पुच्छियाँ और दुम पूछना चाहते हैं तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये संविधान जो लाल डायरी वाला लेकर घूमते हैं राहुल गांधी जी, मैं तो सबसे बड़ा और ओरिजिनल संविधान अपने टेबल पर ही रखे रहती हूँ। ये संविधान से चलना चाहिए ना, वो गलत क्या करते हैं संविधान। पहले ये समझना पड़ेगा मनोज जी कि देश भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलना चाहिए या इंदिरा गांधी के तोड़े मरोड़े हुए संविधान से चलना चाहिए, पहले ये समझना पड़ेगा। अगर देश भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलना चाहिए तो फिर ये जो मुसलमानों को खुश करने की प्रक्रिया आज से नहीं, गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी जी से जो चल रही है, वो अब तक मोहनदास से राहुल तक, नेहरू से राहुल तक जो चल रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को अगर तवज्जो दे रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? तो हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, इसमें दिक्कत है। आप मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमानों की आतंकी हरकतों को इग्नोर कर रहे हैं, मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज को इग्नोर कर रहे हैं, मुसलमानों की पाकिस्तानी मानसिकता को इग्नोर कर रहे हैं। करिए, आपका पॉकेट वोट है, आप उसके बिना आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी कश्ती डूब जाएगी, आपका नामो निशान मिट जाएगा, कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन हिंदुओं से नफरत करने का जो नेहरू से राहुल तक चल रहा है, इससे तकलीफ है। हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं ना, हर मुसलमान तो पाकिस्तान परस्त नहीं है ना। पर इस पूरी दुनिया में जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, चलाने वाला तो मुसलमान ही है। एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो हिंदू चला रहा हो या सिख चला रहा हो या बौद्ध चला रहा हो या जैन चला रहा हो। जैन ही तो ऐसे होते हैं जो अपने मुंह पर कपड़ा रखे होते हैं, और मुसलमान हमेशा मजाक उड़ाते हैं उसका, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैंने मुसलमानों की भीड़ में बचपन से बड़ी हुई हूँ। जब भी जैन का जो वो पदयात्रा निकलता था तो मुसलमान हंसते थे कि मुंह में कपड़ा रखा रहता है, पर बेसिकली वो कपड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि हवाओं में भी जो जीव जंतु होते हैं, नहीं बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया जीवाणु बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे जो हवाओं में भी कीड़े चलते हैं, वो भी उनके मुंह में जाकर मर ना जाए, इसलिए वो मुंह पे भी कपड़ा रखे रहते हैं। उनके भी ना मरने का ख्याल जैन 100% अहिंसा। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मुसलमानों से डर कर रहना पड़ता है इस देश में कानून हमें तभी। आप भी डरती हैं? मैंने तो सुना था आप डरते नहीं। नहीं, डरना तो पड़ता है भाई। इतने एफआईआर, बाप रे बाप। आपके ऊपर? मेरे ऊपर तो एफआईआर की बौछार ऐसी है पश्चिम बंगाल में कि अब उनके पास एक ही चीज है कि नाजिया का सर करो तभी ये चुप होगी, ऐसे चुप नहीं होगी। ये हालत आ गई है। ये हालत है एकदम पश्चिम बंगाल में। मेरा मर्डर कब हो जाए कोई ठीक नहीं है। कन्हैया लाल की राह पे चल रही हैं क्या आप? कन्हैया लाल दर्जी जो राजस्थान में हुआ था वो। कन्हैया तो सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ही लिखा था, बेचारा कन्हैया तो सिर्फ यही लिखा था। मैं तो पूरे इस्लाम के रिफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको तो अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद होना चाहिए ना जी, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, अब जान इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह ले या बंदा ले, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनके इस्लाम के जस्टिफिकेशन में उनके इस्लाम के हिसाब से अगर मेरी मौत से ही उनको बहुत अच्छा लग सकता है, मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को यह फायदा पहुंच सकता है, तो वो मार के ही रहेंगे। और ये किसी की सुनते हैं क्या? ये तो कानून की जान के विषय आपने क्या उठा लिया उनका? हिजाब खोले है ना। अच्छा। मैंने मुसलमान बलात्कारी को मुसलमान बलात्कारी बोला है। अब देखिए, मैंने कह दिया, स्पेशल बोलना चाहिए। बिल्कुल। आपको पता नहीं है कि नासिर खान एक रेनाउंड बलात्कारी है पश्चिम बंगाल में। 9 साल 9.5 साल की सजा खट करके आया है। वो शादी करता है 5 स्टार होटल में, बंगाल के वेस्टर्न 5 स्टार होटल में। तो हाफिज कुरान उसकी शादी में जाते हैं, इमाम मुअज्जिन उसकी शादी में जाते हैं। अब जब मैं उसको बलात्कारी बोल देती हूँ तो इमाम, मौलवी, मुअज्जिन, हाफिज कुरान मेरे से गुस्सा हो जाते हैं। फतवा आ गया? फतवा तो अभी तक नहीं आया है, आएगा भी नहीं।